अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में जो बातें की थी उनको हमने आज जो है वो डिटेल में रिवाइज भी करना है और हमने आगे चीज़ों को कनेक्ट करना है आज। हमने लास्ट क्लास में बात की थी लेसी IFRS 16 जो है वो अगर अप्लाई करेगा तो उसको बुक करना होगा ROU और लीज लायबिलिटी, याद आ रहा है। और अगर लेसी IFRS 16 अप्लाई नहीं करेगा तो फिर वो अरेंजमेंट को लेके चलेगा एज इफ़ कि एक सर्विस अरेंजमेंट है, ठीक है जी। उसके अंदर वो रेंट एक्सपेंस बुक करेगा, याद आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं जिसको मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा। अच्छा, ये सवाल ना आप अपने पास मार्क कर लें, एक बेंचमार्क क्वेश्चन है जो आपने ये चीज़ देखनी हो कि लेसी IFRS 16 अगर अवॉइड करना चाहे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, अप्लाई करना चाहे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। आए ज़रा इसको मैं रीड करूं और सॉल्व कराऊं। वो उसी से मिलता जुलता सवाल है और फिर आपको वो सवाल भी दे रहा हूँ, रुक जाओ मैं करा देता हूँ, रुक जाओ। ये कह रहे जी, उस्मान लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद तैमूर लिमिटेड फॉर द राइट ऑफ यूज़ ऑफ अ स्पेशलाइज्ड एसेट। नजर आ रहा है भाई। द लीज अरेंजमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। नंबर 1, आपने एनुअल रेंटल पे करना है सर एट द एंड ऑफ ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1, ठीक है जी। 4 साल आपकी जो है वो लीज टर्म है। जो रेंटल है वो 6% बढ़ेगा हर साल। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ये क्या होता है जी? लीज की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना। 15,000 रुपये इसमें लेसी इनकर कर रहा है उस्मान लिमिटेड, ठीक है जी। और ये इनकर कर रहा है कब? ईयर 0 पे। फिर से तैमूर लिमिटेड जो है ना वो एक लैपटॉप दे रहा है, कितने का? 20,000 रुपये का उस्मान लिमिटेड को एज एन इंसेंटिव टू एंटर इनटू लीज। ऐसा डिस्काउंट रेट हमारे पास है 8% का, ठीक है जी। आपसे कहा जा रहा है बताएं जी, जनरल एंट्रीज बनाएं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पहले साल का डिस्क्लोजर बना के दें, अज्यूमिंग दैट लेसी इज अप्लाइंग IFRS 16 एंड अज्यूमिंग दैट लेसी इज नॉट अप्लाइंग IFRS 16, ठीक है जी। तो मैं पहले लेके चल रहा हूं इफ लेसी अप्लाई IFRS 16। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर लेसी IFRS 16 अप्लाई करता है तो लेसी ने पेमेंट्स करना है। किसको? लेसर को भी पे करना है और थर्ड पार्टीज को भी पे करना है। लेसर को कब कब पे करना है सर? बिफोर और एट कमेंसमेंट, याद आ रहा है? लीज शुरू होने से पहले और एट कमेंसमेंट ऑफ लीज। या लेसर को हमने पे करना है कब? आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ लीज। थर्ड पार्टीज को हमने पे करना है बिफोर और एट कमेंसमेंट ऑफ लीज, ऐसा। और हमने थर्ड पार्टीज को पे करना है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ लीज, ऐसा। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये अमाउंट हमने पे करनी है कैश में, ये अमाउंट हमने पे करनी है किसमें? कैश में। इससे बनेगी हमारी लीज लायबिलिटी और इससे बनेगी हमारी अदर लायबिलिटीज, याद आ रहा है? और इन सब को मिला के हम क्या करेंगे? ROUA एंड इंसेंटिव।
ये सारे पैसे आप दो चीज़ों के लिए पे कर रहे हो। एक तो आपको ROUA मिल रहा है, दूसरा आपको क्या मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है। इन दो चीज़ों के लिए आप ये सारे पैसे पे कर रहे हो, एक चीज़ के लिए नहीं। कितनी चीज़ों के लिए? दो चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पर लेसर आपको क्या दे रहा है, लीज एसिड भी दे रहा है और साथ में इंसेंटिव भी दे रहा है, और हम इन दोनों चीज़ों के इतने सारे पैसे पे कर रहे हैं, ऐसा है। अच्छा जी, लीज इंसेंटिव जो है, वो जो इंसेंटिव है ये हम रिकॉर्ड करेंगे किस पे, डे 1 पे एट फेयर वैल्यू, ठीक है जी। और ROUA जो है वो ये रिकॉर्ड होगा किस पे, रेजिडुअल अमाउंट के ऊपर। किस पे रिकॉर्ड होगा, रेजिडुअल अमाउंट के ऊपर। आए जरा इसको हम डिटेल में देखते हैं। इसको पहले एक दफ़ा कॉपी कर लो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए, मैं फिर इसके बाद एक स्टेप में आगे जाऊं। ये पहले कॉपी कर लो। हेलो, वालेकुम सलाम जी दिशान भाई, जी दिशान भाई, हाँ हाँ हाँ, बोले बोले। बस चले, मैं अभी क्लास ख़त्म करता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ, कॉल करता हूँ फिर मैं आपको, ठीक है, जज़ाक। अच्छा बस ठीक है, चले मैं क्लास के बाद मिलता हूँ फिर आपसे, जज़ाक। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये एक क्वेश्चन ही इन दोनों लेसी की इंटायर ट्रीटमेंट के लिए इनफ है। एक छोटा सा सवाल, ठीक है जी। ये जो मैंने लिखा है, जब अभी सवाल में अमाउंट्स डालेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। बढ़े हम एक स्टेप आगे। नहीं, IFRS 15 नहीं 16 है ना बेटा ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक लेसी IFRS 16 को कहता है कि मैं कंप्लाई नहीं करूंगा, तो क्या वो अग्रीमेंट लीज अग्रीमेंट रहेगा? हाँ रहेगा। लीज अग्रीमेंट होना एक अलग बात है और IFRS अप्लाई होना एक अलग बात है। ये बात समझ आती है ना। लीज अग्रीमेंट के लिए चार चीज़ें क्या ज़रूरी हैं, एसेट हो, उसमें राइट ऑफ यूज़ कम्युनिकेट हुआ हो, ये हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, कंसिडरेशन हो और लीज टर्म हो, ठीक है जी। तो ये याद रखना, एक अग्रीमेंट लीज है या नहीं ये एक अलग बात है, और आपने उस पर लीज अकाउंटिंग करनी है नहीं करनी अलग बात है। मैं फिर रिपीट कर दूं, आज और अगली दो क्लासेज, यानी आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास, ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, ठीक है जी। और दोनों में 2-2 घंटे की रखूंगा ताकि चीज़ें जो है वो तुम्हारे जहन में बिल्कुल बैठ जाए। मुझे बताएं सर, मेरे पास यहाँ पर कितने पैसे हम पे कर रहे हैं, अगर मैं एक एक करके लेके चलता रहूँ सर। सबसे पहले जी रेंटल है, कितने का, 50,000, लेकिन ये हर साल इंक्रीज हो रहा है, किससे, 6% से। तो मैं एक काम कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ पेमेंट्स। ये कौन कर रहा है पेमेंट्स, लेसी कर रहा है, ऐसा। कितनी जी सर, मेरे पास ईयर 1, 2, 3 और 4। रेंटल कितना है भैया, 50,000 पहले साल, 6% इंक्रीज करो 53,000, और 6% इंक्रीज करो 56,100, और लगे हाथ तो एक और दफा इंक्रीज कर दो 50, 59, 551। ये आ गया मेरे बच्चों। अब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, किस रेट से, 8% से। क्यों प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, क्योंकि हम IFRS 16 अप्लाई कर रहे हैं तो हमने सारी पेमेंट जो लीज में करनी है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। निकालो जरा इसकी प्रेजेंट वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1.08, डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 2, डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 3। बेटा इन सब की एक साथ प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकल सकती है। क्यों, क्योंकि रेंटल कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है और अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं ग्रो कर रहा है, 4 सालों के लिए सिर्फ। बताएं कितना आ रही, 446, ठीक है बेटा। फिर ये गलत होगा अमाउंट, 4538 या 39। फिर मेरे बच्चों 4377
1, टोटल निकालो इसका 180,104। ऐसा ये है मेरी लीज लायबिलिटी। पक्का बोर्ड पे देखिएगा, लिखना मत, 2 मिनट के लिए नहीं लिखो यार, 2 मिनट के लिए लिखो। मैंने सर ये पूरी अमाउंट अकाउंट फॉर कर ली, ये रेंटल और मैंने एस्केलेशन क्लॉज और लीज टर्म, इस 3 इंफॉर्मेशन की बेसिस पे लीज लायबिलिटी निकाल ली। ये वो पेमेंट है जो लेसी ने लीज की कमेंसमेंट के बाद पे करना है। डन। फिर उसने कहा जी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हमने पे करनी है कितने, 15,000 रुपये। ये ऐड कर दूँ उसके अंदर, IDC कितना, ऐसे करूँ जी, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स है 180,104। इसमें मैं ऐड करूँ क्या चीज़, IDC कितने का, 15,000। और है कुछ सर? फिर बस और तो कुछ पे नहीं करना ना, नहीं सर अब रिसीव करना है। एडअप करो इन दोनों को, क्या था 195,104। ऐसा ये मेरे पास सर टोटल अमाउंट है जो लेसी ने पे करना है 2 चीज़ों के लिए। किन 2 चीज़ों के लिए? ROUA के लिए और लीज इंसेंटिव के लिए। मुझे बताओ, मेरे पास सर लैपटॉप है लीज इंसेंटिव में क्या है जी, लैपटॉप की फेयर वैल्यू 20,000 वर्थ हमने जो है वो सर ये माइनस कर दें, इसमें से कितने आगे, कितना आगे बेटा, 175,10। मैं कह रहा हूँ जनाब ये है मेरे पास ROUA बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्या लिखा था हमने यहाँ पे, आपने इंसेंटिव को फेयर वैल्यू पे लेना है और जो बाकी अमाउंट बच जाएगी वो। अब बताओ आपने ये दोनों अमाउंट किस चीज़ के लिए पे किए हैं? स्टैंडर्ड कहता है आपको लेसर से 2 चीज़ें मिली हैं। हमने कहा एक तो इंसेंटिव, उसने कहा इंसेंटिव कुछ नहीं होता भाई, आपने सारी पैसे पे किए 2 चीज़ों के लिए। किन 2 चीज़ों के लिए? आपने 2 एसेट्स लिए, एक आपको लैपटॉप मिला है फॉर गुड और एक आपको राइट मिला है। कितने का सर? वो 175,104। अब बताओ उसको मैं रिकॉर्ड कैसे करूं? मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा ईयर 0 पे, ROUA डेबिट कितने से, 175,104। लैपटॉप डेबिट कितने से, 20,000 रुपये का, और कैश कितने से, 15,000 से, और लीज लायबिलिटी कितने से, 180। सर लेकिन आप तो कल वो लीज इंसेंटिव को बता रहे थे कि वो डेफर्ड इनकम बुक होती है और ये होता है वो जब हम IFRS 16 अप्लाई नहीं करेंगे। जब आप IFRS 16 अप्लाई करोगे तो लेसी ऐसे ट्रीट करेगा भैया कि हमने इस पर्टिकुलर लीज के अंदर जो पैसे पे किए हैं 2 एसेट्स के लिए पे किए हैं, एक राइट ऑफ यूज के लिए, दूसरा। अब मुझे बताओ राइट ऑफ यूज का टाइम पीरियड कितना है? ये 4 सालों पे डेप्रिशिएट होगा। लैपटॉप वापस नहीं जाएगा भाई, लैपटॉप आपका हो गया। अब बताओ लैपटॉप को आपने डेप्रिशिएट करना है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। वो 3 साल भी हो सकता है, वो 4 साल भी हो सकता है, वो 5 साल भी हो सकता है, ऐसा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर मैं आपसे कहूँ ये ईयर 0 पे मैंने एंट्री पास कर दी, बताओ मेरे पास पहले साल क्या एंट्री पास होगी? सर आप ROUA को करेंगे डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 175,104 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 776, और अलाउंस क्रेडिट 43। अच्छा आपका एग्जामिनर कभी कभी पेपर में अलाउंस की जगह डायरेक्ट क्या क्रिएट कर देता है, ROUA, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर आप भी ROUA क्रिएट कर दें, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ मेरे पास ईयर 1 पे लैपटॉप का भी डेप्रिसिएशन डाल दो। अज्यूम करो कि इसकी लाइफ 5 साल है। इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। मैंने ऊपर जगह लाइफ दी तो नहीं है ना इसकी? नहीं दी। चले अगर लाइफ 5 साल हो तो मैं क्या करूं? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक और दफ़ा कितना? सर 20,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना जी, और अलाउंस क्रेडिट कितने से, ऐसा है मेरे बच्चों। 2 चीज़ें हो गई। अब बताओ मेरे पास सर जो लीज लायबिलिटी है इसके लिए मैं क्या करूंगा? सर पेपर में टेबल 2 सालों से ज्यादा मत बनाना। क्यों? आपके डिस्क्लोजर्स बैलेंस शीट के एक्सेक्ट 2 सालों से बन जाते हैं, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ईयर 1 ईयर 2 ओपनिंग कितने का जी, 118 कितना है, 180,104। बेटा बोर्ड पे देखिएगा 180,104। सूद 8% का
कितना? 14,408। अब बताओ प्रिंसिपल देख के बताना, पहला रेंटल 50,000 का है, उसके बाद 6% से ग्रो कर रहा है, कितना जी? 35592। पक्का मेरे बच्चों? सर रेंटल कितने का था? पहला रेंटल था 50,000 का, ऐसा। अब बताओ मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल 144 512। पक्का? 144 512। सूद 11,000। सर प्रिंसिपल अब तुम्हारा रेंटल 50,000 नहीं है, अब तुम्हारा रेंटल 53,000 है। कितना? 40,441। सर यार छालियाँ निकाल के बात कर भाई, क्या आ रहा है? क्लोजिंग बता। क्या आ रहा है? 10 30 5 कैसे? 10 पक्का? बस यहाँ रुक जाओ, डन हो गया। अब बताओ हमने एंट्रीज पास करनी है, सूद की भी एक ही एंट्री पास करनी है तो एक पास कर दें, 2 एंट्रीज में पास करना है 2 एंट्रीज में। तो मुझे बता मेरे पास सूद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 14,408 और लीज लायबिलिटी 14,408। फिर उसके बाद अगली एंट्री लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से? सर 50,000 रुपये से। और ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों? पक्का है ऐसा? देख लिया हमने। अब बताओ सर मैं इसकी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दूं? ठीक है जी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट एसेट्स में 2 एसेट्स हैं मेरे पास, एक ROU है, दूसरा ROU है तुम्हारे पास 1,75,000 रुपये में रिकॉर्ड हुआ था और इसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया है 43,776। कितना? 131,828। सही कह रहे हैं लड़का? सर लैपटॉप, सर 50,000 रुपये का, सॉरी 20,000 रुपये का लैपटॉप था, 4,000 डेप्रिशिएट हो गया तो कितना रह गया? अब बता जी मेरे पास लायबिलिटीज में लीज लायबिलिटी यहां पर भी है, लीज लायबिलिटी यहां पर भी। मेरे प्यारे बच्चों पहले साल के एंड में दिस इज द पेबल अमाउंट, इसमें से 41,000 अगले साल पे होगा और 1,03,072 रुपये कब पे होगा? उसके अगले साल। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं सर, 41,440 और 1,03,072 रुपये। ऐसा है मेरे बच्चों। ये मैंने क्या चीज़ अप्लाई की है? अब सर हम IFRS 16 अप्लाई नहीं करके देखते हैं इसको। ये कॉपी करना है तो कर लें सर। कहाँ से करना है? वो भी डाल दो। 2 ही चीज़ें आएंगी सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। एक तो हमारे पास डेप्रिसिएशन है 2, एक डेप्रिसिएशन है किसका? ROU का। एक डेप्रिसिएशन है हमारे पास किसका? लैपटॉप का। और एक हमारे पास है इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितने का बाबू? डेप्रिसिएशन कितने का? 43,776 और देन हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस 14,408। ऐसा ही है यार। अगर लैपटॉप वापस जाना होता तो हम कभी भी उसको 5 सालों पे डेप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा अब एक चीज़ और सुने, एक बच्चे ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। व्हाट इफ के लेसर जो है ना वो लैपटॉप भी आपको लीज टर्म को के लिए इस्तेमाल करने के लिए देता,
तो फिर हम कहते हैं जनाब हमारे पास ये एक नहीं 2 लीज हैं, ठीक है जी, एक नहीं बल्कि 2 लीज हैं, ठीक है जी। फिर हम रेंटल को भी बाइफरकेट करते 2 हिस्सों में, सारी चीज़ों को 2 हिस्सों में बाइफरकेट करते और दोनों की लीज लायबिलिटी अलग अलग रिकॉर्ड करते। देखो बाज़ औक़ात एग्रीमेंट एक ही होता है, 2 अलग अलग नेचर के एसेट्स होते हैं, स्टैंड कहता है दोनों को कंबाइन ना करो बल्कि अलग अलग रखो, ठीक है जी। जी जनाब, एक जैसे एसेट आप कंबाइन कर दो, दोनों डिस्टिंक्ट एसेट हैं, सेपरेट लीज। हाँ, एसेट परमानेंटली लेसी का होगा। अच्छा, अगर ये लैपटॉप भी लीज पे मिलता तो हम इसको फिर डेप्रिशिएट करते लीज टर्म के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वापस जाने पर हमारे पास लैपटॉप डेबिट नहीं होता बल्कि राइट ऑफ यूज एसेट ऑफ लैपटॉप डेबिट होता। हाँ, रेंटल को अपोर्शन करते हैं। वो करा रहा हूँ बेटा, रुक जाओ आया। सर आप थोड़ा अंडरटेकर लग रहे हैं, खुदा के खौफ करो यार। जी मेरा बच्चा, यार डिस्कशंस नहीं अल्लाह के वास्ते क्लास में। यार देखो तुम लोग चीज़ें वो पूछ रहे हो जो प्रैक्टिकल लाइफ में होती है ना, इसका आपके एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो जब अभी एक चीज़ जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वो है कॉम्बिनेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टैंडर्ड कहता है अगर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसा अंडरटेक किया जिसमें आपने मल्टीपल एसेट्स लीज पे लिए लेकिन आपने उनको निगोशिएट किया एक साथ और डिस्काउंट ले लिया, तो फिर आप इंटायर को एक लीज को ट्रीट करें, लीज लायबिलिटी सबकी एक बुक करें, ROU सबका अलग अलग बुक करें, ठीक है जी। भाईजान खुदा के वास्ते यार, आप लोग चूँकि क्लास में कम लोग होते हैं तो यहाँ इस माइक में ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड हो रही होती हैं, ठीक है ना। अब एक को चुप कराया तो दूसरा शुरू हो गया। तो भाई उनकी लीज लायबिलिटी मिला के रिकॉर्ड कर लेते हैं, ROU अलग अलग करते हैं, ठीक है जी। एक जजमेंटल तरीके से हम उसको बाइफरकेट कर लेते हैं। और अगर सर सारे एसेट्स ही अलग अलग हैं, निगोसिएशन सबकी अलग अलग हुई है, भले लेसर एक ही है, हम सारी लीजेस को क्या करेंगे, अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपको उसके साथ कुछ भी मिला हो, ठीक है जी। 40-45 हैं। चलो रेहान, अल्लाह करे अच्छा एक्सपीरियंस हो तुम्हारा। जनाब बड़े हम आगे। यार फिर एक चर्सी जा गया, उसने कहा ये ROU में से ये लीज ये लैपटॉप की अमाउंट क्यों निकाली। अब बोर्ड पे देखना दोस्त, 2 मिनट यहाँ देख लो, अल्लाह के वास्ते यार थोड़ा सा इतना हमने अपने अंदर जो है ना वो अकल रखनी है। ये 1,95,000 कितने एसेट्स के लिए आपने पे किया, तो इसको मैं ऐसे बाइफरकेट कर देता हूँ। 20,000 का लैपटॉप है, बाकी क्या बच गया, ऐसा। अब आपको फील नहीं होगा कि हमने माइनस किया है, ठीक है जी, ऐसा है। थैंक यू जी।
हाथ में खारिश हो रही है यार, हैं? ये ऐसे आया बेटा, ये तुम्हारे पास ओपनिंग लायबिलिटी थी, इस पे लगा 8% का इंटरेस्ट, ठीक है, 8% आ रही, ठीक है। अच्छा, फिर हमने 53,000 रुपये का रेंटल देना है, उसमें से ये सूद आ गया, ये प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल में से ये प्रिंसिपल हटाओगे तो ये बच जाएगा। नहीं आ रही, कैलकुलेटर से नहीं आ रहा। एक 1,44,512 का लगाओ 8%, नहीं लगेगा एग्जाम में मुश्किल इंशाल्लाह। आगे 8%, डन है, हो गया। अच्छा यार, तफरी करनी है तो मैं बैठ जाता हूँ, एक पढ़ना है तो बता दो। हाँ, ये आ गया भाई कामरान, ये आ गया। नहीं, लॉजिकली सोचो, 1,80,000 रुपये तुम्हारे रिसीवेबल हैं एक बंदे से, या पेबल हैं, तुमने देने, पूरे साल तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया, इस पर सूद लगेगा। 1,80,000 रुपये अगर तुमने किसी को पे करने हैं और तुमने उसमें से 1 रुपया भी साल में नहीं दिया तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 8%, कितना हो जाता है वो? 14,408। अब इफेक्टिवली तुमने ये भी पे करना है और ये भी पे करना है, ऐसा तुमने 50,000 रुपये पे कर दिए। अब 50,000 रुपये में से पहली चीज़ क्या सेटल हुई? उससे का इंटरेस्ट, तो बाकी क्या बचा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना सेटल किया आपने? 35,592। 1,80,000 में से 35,000 हटाओगे प्रिंसिपल तो कितना बच जाएगा? 1,44,512। अब अगले साल 1,44,512 पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा, कितना? 8%। तो अब आपने ये भी देना है और ये भी देना है। आपने इन दोनों के अगेंस्ट कितने रुपए की पेमेंट की? 53,000 की। 53,000 में आपने कहा ये इंटरेस्ट आ गया, बाकी क्या है? बाकी प्रिंसिपल है। तो अब तुम्हारे पास 1,44,000 में से 41,000 का प्रिंसिपल गया, क्या रह गया? 1,03,072 रुपये। डन है। और कैलकुलेशन अब देख लो, चल रहा है आगे तो बढ़ जाए आगे। यार बाबर क्या तेल लेना है अभी, पहले अपनी हम जो टारगेट में सोच के आए ना पहले वो करवाना है, उसके बाद हम बाबर को बात करेंगे। अभी रुक जाओ। बड़े आगे हम दोस्त। अच्छा जी चलो, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो 2 मिनट के लिए। अब बोर्ड पे देखो। अच्छा देखो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज़ आम तौर पे लेसी अगर IFRS 16 अप्लाई ना करे, ये पढ़ाई जाती है बिल्कुल आखिर में जाके, ठीक है। और बताया जाता है कि जी अगर लेसी IFRS 16 अप्लाई ना करे तो ये ट्रीटमेंट है। अच्छा, मैं इसलिए शुरू में ये करा देता हूँ कि बाज़ का जगह जगह पे जो है ना वो ऐसा सिनेरियो आ रहा होगा, हम कहेंगे जी अगर अप्लाई करना है तो ये ट्रीटमेंट, नहीं अप्लाई नहीं करना तो ये ट्रीटमेंट। तो शुरू से हमने इन दोनों चीज़ों को देख लिया होगा ना, तो जगह जगह जब कोई रूल आ रहा होगा मैं बोलूँगा भाई अगर IFRS 16 अप्लाई हो रहा है तो ऐसे करना है, और नहीं अप्लाई हो रहा तो ऐसे करना है। अच्छा, लेटली जो है वो एग्जामिनर ने इसके ऊपर अच्छे सवाल बनाए, व्हेन द कंपनी इज नॉट अप्लाइंग IFRS 16, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर अप्लाई नहीं कर रहा तो फिर ये क्या बन गया? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हमने एक एसेट किराए पे लाना है, और किराए पे लाने के लिए हम क्या करेंगे? पेमेंट करने हमने। अच्छा, पेमेंट हम कर क्या रहे हैं सर हमने एसेट के लिए IDC की पेमेंट की कितनी? 15,000। सर हमने रेंटल्स पे किए हैं, पता है कितने? पहला रेंटल 50,000, दूसरा रेंटल 53,000, तीसरा रेंटल खुद ही जाके ऊपर देख कर आए सर 56,180,
और 59। अब बताइए कितने होते हैं टोटल? 2,18,736। ऐसा ही यही है मेरे बच्चों, पक्का? ये टोटल कितना हो गया? 2,33,736, पक्का जी? डन है। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं कितने से? बताएं मेरा एवरेज रेंटल कितना आ रहा है? 58,434। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों, यह है, यह आ गया सर मेरे पास मेरा एवरेज रेंटल। डन है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जब आप इसको अरेंजमेंट ट्रीट करते हो ना, एक रेंटल अरेंजमेंट, तो फिर ये आईडीसी वाईडीसी कुछ नहीं रहता। हम कहते हैं जनाब हमने सारे पैसे पे किए हैं इस एसेट को किराए पे लाने के लिए। ठीक है जी, ये सारा किराया जिस नाम से भी आप दो उसको। ठीक है जी। अब बताएं जी, हमने ईयर 0 पे 2 एंट्रीज पास की। हाँ रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। हमने 2 एंट्रीज पास करनी ईयर 0 पे। हमने कोई लेन देन किया ईयर 0 पे? हाँ, हमने एक आईडीसी पे की। कितने की? 15,000 की। उसको मैं अपने पास रिकॉर्ड कर रहा हूँ एडवांस एंड डेबिट। कितने से? 15,000। और ऐसा। अच्छा, अब बोर्ड पे देखिएगा। अब एक चीज़ और भी नोट करना, आप अगर स्टैंडर्ड खोलेंगे ना, वो आपको अलाउ करता है कि ये आईडीसी, अब देखना मैं बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ, ये आईडीसी आप चाहो तो इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दो। क्या करो? इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दो। आप अज्यूम करो कि जी मैं इसको इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है, ऐसा। तो आप चाहो तो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट यूज करते हुए, क्या यूज करते हुए? प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट यूज करते हुए इसको इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दो। बात समझ आती? तीसरा ट्रीटमेंट, आप चाहो तो इस आईडीसी को एक सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करो, उसी तरह जिस तरह आप इंसेंटिव को क्या कर रहे हो, एक सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करो। ठीक है जी। और फिर साथ साथ इसको क्या करो, लीज टर्म के ऊपर अमोर्टाइज करो। ये आपकी मर्जी है। फिर रिपीट करता हूं, ये आपकी मर्जी है। आपके एग्जामिनर ने आईडीसी को एक सेपरेट एसेट बनाया। आप चाहो तो उसको एवरेज रेंट का पार्ट बना दो, आप चाहो तो उसको सेपरेट एसेट बना दो, मर्जी आपकी अपनी है। आपका एग्जामिनर करता यह कि इसको एडवांस रेंट की जगह क्या ट्रीट करता है? इसको उठाता है और ट्रीट करता है जी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। और जब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को किस नाम से रिकॉर्ड करता है अपने पास? एसेट के नाम से, ऐसा। और फिर अपना एवरेज रेंटल निकालते हुए यहां पर 15,000 इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है जी। अब फिर क्या करेगा जी, वो इन सबको ऐड करेगा। कितना बनता है ये ऐड होने के बाद? 2 लाख नहीं, 2,18,700 तो है टोटल। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। देखो जरा ये क्या आ रहा है एवरेज रेंटल? 5468। अब बताओ, मैंने आपको आईडीसी की 3 ट्रीटमेंट्स बताई हैं। ठीक है जी। तीनों हमारा स्टैंडर्ड अलाउ करता है। या तो इसको आप एवरेज रेंट का पार्ट बना दो सेपरेट रिकॉर्ड करने की जगह, या आप इसको सेपरेट एसेट बना दो और 4 सालों पे अमोर्टाइज कर दो, या आप क्या करो इसको डे 1 पे। लेकिन ये याद रखना, आपने जो ट्रीटमेंट अपनी पहली लीज में पिक की, फिर कंसिस्टेंटली उसको अकाउंटिंग पॉलिसी के तौर पे अप्लाई करना है। ये बात समझ आती है? ये नहीं करना आपने कि एक दफा आपने उड़ा दिया ईयर 0 पे, एक्सपेंस आउट कर दिया, अगली लीज आई आपने कहा ओहो ये तो नहीं। स्टैंड कहता है फिर एक प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट यूज करते हो ना, तो फिर आप अपने पास हिसाब किताब बना लोगे जी मेरे पास। अच्छा, मैं प्रैक्टिकल, यार ये सारी चीजें जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में जब सवाल आएगा ना, आप आईडीसी को एक्सपेंस आउट नहीं करोगे। आप क्या करोगे इसको? आप इसको सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर देना या एडवांस रेंट बना देना, आपकी मर्जी है, ऐसा। अगर मैं सर आईडीसी को उठा के कैपिटलाइज करता हूं सर 15,000 पे सेपरेट एसेट के तौर पे, बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास पहले साल के एंड पे क्या आता है? क्या ये मेरा एवरेज रेंटल चेंज हो जाएगा? ये चेंज कर दिया हमने, ये 58,000 हो गया। यही सही किया हमने। सही है ये। अब बताएं मेरे पास पहले साल के एंड पे क्या होगा? मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा सर रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 54,684। कैश पे करना है कुछ? कितना जी?
50,000। और मेरे प्यारे बच्चों में क्या करूंगा सर, मैं रेंट पेबल रिकॉर्ड कर दूंगा कितने से, 4,684। ऐसा। अब बोर्ड पे देखना, ये जो आपके पास आईडीसी एसेट मौजूद है, अच्छा हमने ईयर 0 पे एक और चीज़ भी पास करनी थी, इंसेंटिव को हमने बुक करना था, याद आ रहा है लैपटॉप को, वो हमने बुक करना, वो बुक कर लेते हैं। इंसेंटिव की एंट्री क्या है जी, इंसेंटिव की एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इस केस में, वो क्या है जी सर, हमारे पास इंसेंटिव एसेट डेबिट, या हमारे पास नाम दिया हुआ है ना क्या चीज़, लैपटॉप डेबिट कितने से, 20,000 रुपये से, और डेफर्ड इनकम क्रेडिट कितने से, 20,000 रुपये से। ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ ये बताओ, मेरे पास पहले साल के एंड में ये एंट्री पास होगी रेंट की, पहले साल के एंड में 2 और एंट्रीज पास होंगी, वो क्या है सर, मेरे पास ये जो आईडीसी एसेट है ये क्या होगा, अमोर्टाइज होगा, एंट्री क्या पास करूंगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से, 15,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 3750, और आईडीसी एसेट क्रेडिट कितने से, 37। अब बताओ इसके बाद हमने एक इनकम भी बुक करनी है, वो कौन सी है जी सर, ये जो मेरे पास डेफर्ड इनकम है ये क्या होगी, ये रिकॉर्ड होगी। तो बताओ मैं ईयर 1 पे एक और एंट्री पास करूंगा, डेफर्ड इनकम डेबिट कितने से सर, मेरे पास 20,000 है डिवाइडेड बाय 4 कितने, 5,000, और क्रेडिट क्या करूं, रेंट एक्सपेंस कितने से, 5,000। एक और एंट्री पास होगी, वो क्या सर, मेरे पास लैपटॉप का डिप्रिसिएशन बुक होगा कितने से, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से सर, मेरे पास 20,000 डिवाइडेड बाय कितना, और ऐसा है। अब मेरे बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास पूरे साल में कितने रुपए का रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, तो आप कहोगे जी 54,000 रुपए का रेंट एक्सपेंस यहां रिकॉर्ड हुआ, फिर आपके पास सर 3,750 रुपए का और रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, फिर आपके पास 5,000 रुपए से रेंट एक्सपेंस में रिडक्शन आई क्योंकि आपने इंसेंटिव एसेट के अगेंस्ट इनकम रिकॉर्ड की। ऐसा। अब बताओ मैं अगर आपसे पूछूं मेरा टोटल रेंट एक्सपेंस कितना है नेट, सर आपके पास 54,684 प्लस 3,000 माइनस 5,000 कितने, 53,434। ऐसा है। और बताओ इसके अलावा कोई और एंट्री है सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका, लैपटॉप का कितना बाबू, 4,000। ऐसा है सर। 2 अटेम्प्ट पहले आईकैप के एग्जामिनर ने सवाल पूछा है और उसमें 1 साल में 2 रेंटल्स दिए, ठीक है जी। और वो कौन सा सवाल पूछा है कि आईएफआरएस 16 में लेसी उसको अप्लाई नहीं कर रहा। याद रखना तुम्हारे एग्जामिनर ने आईडीसी को क्या रिकॉर्ड किया है, एक सेपरेट एसेट के तौर पे। और सर आप चाहो तो उसको सेपरेट एसेट रिकॉर्ड कर दो या क्या करो उसको सर एडवांस रेंट का पार्ट बना दो, ऐसा है। और अगर आप चाहो तो उसको इमीडिएटली क्या कर सकते हो, एक्सपेंस आउट कर सकते हो। एग्जाम में ये काम उस वक्त तक नहीं करना जब तक कि एग्जामिनर कहे ना। जी मेरा भाई, यार 1 सेकंड उसका सवाल सुनने दो प्लीज। ये हमेशा याद रखना प्यारे भाई, ऐसा कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नाम की चीज़ होती है ना, डेफर्ड एक्सपेंस नाम की चीज़ होती है जिसका आप एक मरतबा पेमेंट कर दो और बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड मिले, आप इसको पूरे के पूरे को क्या दिखाओ, नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिखाओ, ठीक है जी। इंटायर को नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिखाओ। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं, ये ऐसा एरिया है जिस पे अभी तक एग्जामिनर ने कोई खास लंबा चौड़ा सवाल नहीं पूछा है। वो अभी तक आईएफआरएस 16 के अंदर घूम रहा है। उसने सिर्फ लेटली आपसे 2 सवाल पूछे जिसमें आईएफआरएस 16 अप्लाई नहीं करना। ऐसा है मेरे प्यारे भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बाज़ औक़ात बिजनेस शुरू होता है, उस पर एक डेफर्ड एक्सपेंडिचर हम पे करते हैं। डेफर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब है इनिशियली हम बहुत सारे खर्चे करते हैं, उसका बेनिफिट कंपनी को आगे कई सालों में मिलता है। तो स्टैंडर्ड हमें अलाउ करता है कि हम उसको क्या करें, कैपिटलाइज करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या करें, अमोर्टाइज करें। ये हमें अलाउ करता है स्टैंडर्ड, ठीक है जी। तो हम उसको इंटायर अमाउंट को कहाँ दिखाते हैं, नॉन करंट में दिखाते हैं, हम उसको करंट पोर्शन के अंदर नहीं दिखाते हैं। ऐसा है। अब बताओ अगर एग्जाम में इस तरह का कोई सिनेरियो आया तो मैनेज कर लोगे? ऐसा है। आईडीसी को क्या करोगे? सर मैं एसेट बना के सेपरेटली एक्सपेंस आउट कर दूंगा। अच्छा अगर सवाल में वो लिख के दे दे कि द कंपनी अप्लाइड प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट, तो
आप उसको इमीडिएटली क्या कर देना, एक्सपेंस आउट कर देना। ऐसा अभी थोड़े टाइम में हम यही सवाल देख रहे होंगे, किसके पर्सपेक्टिव से, लेसर के पर्सपेक्टिव से। लेसर के पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट नहीं होता, लेसर आईडीसी को अलग तरीके से रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी, ये सारी बातें मैंने किसके हवाले से आपको बताई हैं, लेसी के हवाले से। ऐसा ये बता रहा हूँ हमजा, अभी रुक जाओ, ऐसे कर दूँ, अमोटाइज कर रहे हो ना उसको। अच्छा एक चीज़ दोबारा सुन लो, मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आप IFRS 16 अप्लाई नहीं कर रहे तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है एक लाइन आइटम में अपने सारे एक्सपेंस को समेटना है। आपने लीज से रिलेटेड सारे एक्सपेंस को क्या करना है, एक लाइन आइटम में समेटना है। और वो लाइन आइटम कौन सा है आपका, डेप्रिसिएशन, सॉरी रेंट एक्सपेंस, सारी चीज़ें उसी में डाल देना। जी मेरा बच्चा, देखो आम तौर पे आईडीसी लीज के टोटल अमाउंट का शायद 1 से 1.5% होता है। उसको अलग से कैपिटलाइज करके चलाना है, वो कहता है आपकी मर्जी, आप चलाओ। लेकिन अगर आपने इसको छोटी अमाउंट कंसिडर करके एक्सपेंस आउट करना है, हम आपको अलाउ कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। हाँ, एक्सेप्शन नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट का वर्ड है, इसका मतलब क्या है, आपकी मर्जी है, इसको आप एक्सपेंस आउट कर दो, ये कह के कि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट अप्लाई कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड में बाज़ औक़ात कुछ खर्चों को और कुछ इनकम्स को इमीडिएटली रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी गई है, किस नाम से, प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट। उसमें आया रीज़न ये होता है कि लाइफ उसकी 1 साल से कम हो या अमाउंट उसकी मटीरियल हो। ठीक है जी, बहुत सारे एसेट्स को स्टैंड कहता है जनाब है तो ये ऐसा एसेट के लाइफ इसकी 1 साल से कम है, आप इसको क्या करो, वो 1 साल पे भी अमोटाइज ना करो, बल्कि क्या करो, इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दो, या क्या करो, इसको लाइफ पे अमोटाइज कर दो, मर्जी आपकी अपनी है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट का मतलब होता है जल्दी करना है तो जल्दी कर लो। ठीक है जी, अब इसका फ़ायदा होगा 5 सालों में, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अमाउंट इमटेरियल है तो आप इसको किसके अंदर, मैंने यार जितने भी लीज देखी है ना, तमाम केसेस के अंदर मैंने आईडीसी को कैपिटलाइज होते हुए देखा है। प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट कोई इक्का दुक्का बंदा ही यूज़ करता होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं ना जो लेसर की अकाउंटिंग है ना वो ज़्यादा देखी है, मैंने लीजिंग कंपनीज का ऑडिट किया। ठीक है जी, और फिर मैंने जो दूसरी साइड पे लेसी का हिसाब किताब है अकाउंटिंग का, वो बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग किसकी है, लेसर की है। ठीक है जी, लास्ट ईयर आपने रेंट एक्सपेंस वगैरह लिखा था, रेंट एक्सपेंस ही लिखा है ना मैंने, और क्या लिखूँ इसको यार, ये एवरेज रेंट लिखा है मैंने यार, मैं कहाँ जाके सर मारूं यार। ऐसा मैं क्या चीज़, हाँ हाँ, हमारे कोर्स में लेसर की अकाउंटिंग अच्छी खासी है, लेसर की अकाउंटिंग लंबी है, लेसी की अकाउंटिंग कम है। ठीक है जी, टोटल लीज के स्टैंडर्ड में 30% लेसी की अकाउंटिंग है, 70% लेसर की अकाउंटिंग है। दोनों ही पूछता है भाई, कभी कभी तो ऐसे पूछता है कि एक ही लीज है, दोनों की अकाउंटिंग करके दो, और एक का ईयर एंड जून होता है, एक का ईयर एंड दिसंबर होता है। सवाल के फिर 18-19 नंबर होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मुझे आगे जाने दे दो आप लोग। अच्छा सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, मैं इसको एडवांस रेंट बनाऊं या आईडीसी को एसेट बनाऊं? भाई आपकी मर्जी है, लेकिन आपके एग्जामिनर ने 2 दफ़ा सवाल पूछा है, दोनों दफ़ा उसने इसको एडवांस आईडीसी एसेट के तौर पे रिकॉर्ड किया है और इसको अमोटाइज किया रेंट एक्सपेंस के नाम पे। ठीक है, बड़े हम आगे दोस्त, तो तुम लोगों के कोर्स में जो स्टैंडर्ड्स डले हुए हैं ना FAR 1 के मुकाबले में FAR 2 में, याद रखना FAR 2 में एक एक चीज़ की 3-3 ट्रीटमेंट निकल रही होंगी। ठीक है जी, तो मैं आपको बताता जाऊंगा भाई इसकी ट्रीटमेंट ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों ट्रीटमेंट्स कहाँ से आ रही होंगी, स्टैंडर्ड से आ रही होंगी। याद आ रहा है तुम लोगों, मैंने आइए सेट पढ़ाते हुए कहा था एक चीज़ होती है अकाउंटिंग पॉलिसी, वो क्या है जी, जब स्टैंडर्ड आपको मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अलाउ करता है तो आप उसमें से कोई एक पिक करते हैं और फिर वो एक पिक करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, रेंट एक्सपेंस जो लिखा है ये बता दें कौन से वाला मेरा अली अब्बास, कौन सा बेटा, 54,434। यार ये मैंने यहाँ मैं लिख भी देता हूँ मेरा प्यारा भाई, 54,684 रुपये का यह अमाउंट मैंने लिया। ठीक है जी, इसमें मैंने ऐड किया सर 3,750 रुपये का अमाउंट, फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसमें से माइनस किया कितने का,
5,000 रुपये का अमाउंट ऐसा है। हाँ, ये मैंने बस एक अमाउंट निकाल दिया पीएनएल का एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। पक्का जी मेरा बच्चा? ये सिर्फ आईडीसी के लिए, सिर्फ आईडीसी के लिए। अब बताओ, जब लेसर लेसी अप्लाई नहीं करेगा, 3 ही चीज़ें होंगी उसकी बुक्स में, आईडीसी, रेंटल और वो आपका अल्लाह भला करे तीसरी चीज़ इंसेंटिव। ये 3 चीज़ें ही होंगी। आप चाहो तो तीनों को अलग अलग रिकॉर्ड कर दो, आईडीसी को एसेट के तौर पे, जो इंसेंटिव उसको डेफर्ड इनकम के तौर पे, और रेंटल्स को क्या करो, एवरेज आउट कर लो। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें ही आपके जो है वो सवाल के अंदर मैक्सिमम डाल सकता हो। ठीक है जी, बड़े हम आगे रेंट एक्सपेंस, डेबिट और आईडीसी एसेट क्रेडिट की जनरल एंट्री का कोई नाम बता दें। लिख दो जनाब, अमोर्टाइजेशन ऑफ आईडीसी एसेट। ठीक है जी, इंसेंटिव जो आईडीसी जो हमने शुरू में पे की थी वो हमने लीज टर्म पे अमोर्टाइज करनी है, हम अमोर्टाइज कर रहे हैं इसको। आप इसको इसकी नरेशन इस तरह लिख लेना। पेनल्टी का कॉन्सेप्ट होगा यार, मैं आगे चला जाऊं भाई, एक पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते फिर उसके बाद हम खेलते रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक लीज अग्रीमेंट के अंदर पेनल्टी किस चीज की होगी यार? अभी तो अग्रीमेंट शुरू हुआ है, हम तो उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं जो अग्रीमेंट नॉर्मल है। पेनल्टी कहां से आ गई इसके अंदर? आगे दोस्त बिल्कुल सही हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं। आगे बढ़े, आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप आगे जाएं प्लीज़ मेरे बच्चों। बोर्ड पे देखिएगा, सारी चीज़ें छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, सुनो 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 सुनो, सारी चीज़ें छोड़ दो। स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि एक लीज अग्रीमेंट जब बनता है, जब उसमें 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, एक स्पेसिफिक एसेट। नंबर 2, कम्युनिकेशन या कन्वेइंग द राइट ऑफ यूज, ऐसा। तीसरी चीज़ कंसिडरेशन, पैसा देना भाई लेसी ने, और चौथी चीज़ टर्म, ऐसा। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, यह है। अच्छा, बोर्ड पे देखिएगा प्यारे भाई, सारी चीज़ें छोड़ दो। सबसे पहले इस टर्म पे बात करते हैं। बोर्ड पे देखना, टर्म को स्टैंडर्ड कहता है, छोड़ दो सारी चीज़ें, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो सारी चीज़ें। स्टैंडर्ड कहता है टर्म कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम, और टर्म कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट। मिसाल के तौर पर मैं एक फ़ोटोकॉपी की मशीन लेकर आता हूँ लीज पर, और मुझे जो है वो फ़ोटोकॉपी की मशीन लाने पे कहा जाता है कि जी ये लीज पे, इससे आप 5 लाख कॉपियाँ निकाल सकते हैं। कितने? आपने देखा होगा ना, फ़ोटोकॉपी की मशीन पे काउंटर होता है, एक मीटर होता है जिसमें क्या नज़र आ रहा होता है, फ़ोटोकॉपीज़ की वो नज़र आ रही होती है। तो मुझे बताएं, जो टर्म है, जैसी आपकी वो कॉपीज़ पूरी होंगी, हम उठा के क्या करेंगे, वापस दे देंगे। वो कॉपीज़ 1 साल में भी पूरी हो सकती हैं, वो कॉपीज़ 5 साल में भी पूरी हो सकती हैं, वो कॉपीज़ 4 साल में भी पूरी हो सकती हैं। अब मुझे बताओ, इस केस में डेप्रिसिएशन किस हिसाब से बुक होगा? ROU होगा सर, आउटपुट के हिसाब से। टाइम बेस्ड है तो इसमें क्या होगा जी, डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे बुक होगा। तो टर्म कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। तो पेपर में अगर आउटपुट आ गया तो फिर ROU को डेप्रिशिएट किस पे करोगे? अब बताओ जी, 5 लाख कॉपीज आपने पहले साल से 1.5 लाख कॉपीज निकाल ली है, तो आप 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 30% के हिसाब से एसेट को क्या कर दें, डेप्रिशिएट कर दें। पहली बात समझ आ गई? अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अभी ये चारों पे ना हमने एक एक पूरी क्लास लगानी है। ठीक है, अब हम आज टर्म को खोल रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखना, अपने पास हेडिंग डालोगे एक्सटेंशन ऑप्शन। गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मैं कौन हूं? लेसी हूं। मैं किसके हवाले से सारी डिस्कशन कर रहा हूं? लेसी के हवाले से। सर लेसी एक एसेट लीज पे लाया, ठीक है जी। लेसी ने कहा जी मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल इस एसेट को लीज पे चलाऊंगा, और मैं हर साल का रेंट पे करूंगा 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये और 50 रुपये। लेसर ने कहा लेसी अगर तुम चाहो, लेसी
अगर तुम चाहो लेसी, अगर तुम चाहो, हम दोनों नहीं चाहें, अगर तुम चाहो तो इस लीज को मजीद 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 1 साल, 2 साल और 3 साल, यानी 5वां, 6ठा और 7वां साल एक्सटेंड कर सकते हो लेसी अगर तुम चाहो। म्यूचुअल कंसेंट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? लेसी अगर तुम चाहो। मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? एक ऑप्शन दे रहा हूं। किस चीज का? ऑप्शन टू एक्सटेंड। ऐसा आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो, और जब एक्सटेंड करोगे आप तो भी मैं इसका रेंटल चार्ज करूंगा कितना? 50 50 50। ऐसा है। अब बताओ जी, लेसी के लिए लीज टर्म 4 साल है या लेसी के लिए लीज टर्म 7 साल है? पहले बताओ, यहां एक ऑप्शन एग्जिस्ट करता है? हाँ सर, क्योंकि कंसेंट किसके पास, इजाजत किसकी है सर? सिर्फ लेसी की है इजाजत। लेसी ने सिर्फ अलाउ, लेसी ने अगर चाहना है तो 7 साल इस्तेमाल करना है और चाहना है तो 4 साल। लेसर इसमें बीच में नहीं आएगा। लेसर कंप्लाई करेगा लेसी की इस बात को, मानेगा इस बात को। अगर 4 साल बाद एसेट देगा, लेसर मुंह नहीं बनाएगा। 7 साल के लिए एसेट रखना चाहेगा, लेसर कुछ नहीं कर सकता, ये लेसी की मर्जी है। अगर एक्सक्लूसिवली ये राइट लेसी के पास है तो हम कहेंगे लेसी के पास एक ऑप्शन टू एक्सटेंड है। अब बताओ, लीज टर्म 5 साल है, सॉरी 4 साल है या 7 साल? अब सुनो 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 सुनो, स्टैंडर्ड लेसी को कहता है कोई टेंशन नहीं लो लेसी, किसी के बाप को तुमने आज कम्युनिकेट नहीं करना है। कम्युनिकेट कब करना है तुमने? 4 साल बाद कम्युनिकेट करना है। किसको? लेसर को, कि जी मैं 4 साल पे नहीं, मैं 7 साल पे आपको एसेट दे रहा हूं। ये कम्युनिकेट कब करना है? लेकिन अकाउंटिंग कब से करनी है? आज से करनी है। तो सर लेसी को स्टैंडर्ड कहता है कि तुम सोचो कि तुम क्या करोगे, उसके हिसाब से अकाउंटिंग कर दो। अब बताओ, लेसी इज रीजनेबली सर्टन। अगर लेसी रीजनेबली सर्टन है कि वो लीज टर्म को 4 नहीं बल्कि 7 साल पे लेके जाएगा, तो हम ROUA और लीज लायबिलिटी को कितने सालों पे रिकॉर्ड करेंगे? 4 सालों के ऊपर। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। उठो यहां से, हाँ जाओ बाहर जाओ, मुंह हाथ धो के शाबाश उठो जाओ, उठो। तुम क्लास में आगे आधा टाइम रोज सो रहे होते हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो हैं? क्या कर रहे हो? ड्राइविंग कर रहे थे, बस चलाते हो? अच्छा जा मुंह हाथ धो के आ जाना, धो के आ जा, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ जी, अगर मैं सर ये अज्यूम करूं कि मैं इस एसेट को 7 साल चलाऊंगा, मैं लेसी हूं, तो क्या मुझे किसी से इजाजत देने की जरूरत है? नहीं सर। किसकी इजाजत, किसके ईमा से, किसकी इज़्न से ये होगा? मेरे सर, मैं लेसी हूं। अब बताओ मैं अपनी लीज लायबिलिटी कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा जी 50 रुपए का रेंटल है। एनुटी का फंक्शन लगाने आता है ना? एनुटी का फंक्शन याद है ना? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एनुटी का फंक्शन आता है नहीं आता है? सर 50 रुपए का अमाउंट है, 1 माइनस 1 प्लस, अज्यूम करते हैं कि सूद का रेट है हमारे पास कितना जी? 10% का, रेस टू द पावर माइनस 4 या 7 डिवाइडेड बाय 10%। ये आ गया जी मेरे पास 50 रुपए के 7 रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी? हाँ जी 243. आर यू श्योर? यही है, ये एक बच्चे ने हमें बताया 243.42। अब बताओ मैं अपने पास इसको रिकॉर्ड करूंगा ईयर 0 पे, किससे? ROUA डेबिट कितने से? 243.42 और लीज लायबिलिटी कितने से? 243.42। मुझे बताओ ये ROUA कितने सालों पे अमोर्टाइज होगा? 7 सालों में। और लीज लायबिलिटी कितने सालों में पे ऑफ हो जाएगी? 7 सालों में। आप इसका टेबल बनाएंगे ना तो 7वें साल जाके आपकी लायबिलिटी क्या हो रही होगी? 0 हो रही होगी। सर थोड़ा कोशिश कर लें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओपनिंग लायबिलिटी कितने की है? मैं पॉइंट हटा दूं, 243 लगाओ इस पर सर। सूद का रेट 10% का रेट है, 24। 50 रुपए का रेंटल है तो प्रिंसिपल 26, क्लोजिंग 243 माइनस 26 217। सूद 8 रुपए का, सॉरी 22 रुपए का, 28 रुपए का प्रिंसिपल। 225 क्यों भाई? 217 माइनस 28 189। सूद 19,
प्रिंसिपल 31, 50 रुपये का रेंटल है, 150 सही करे लड़का, 158 पे सूद 16 रुपये का। फिर जी प्रिंसिपल 34, 124 रुपये। फिर जी 124 सूद का रेट, सूद 12 रुपये, ठीक है जी। फिर 38, फिर 86, फिर जी 86 सर मेरे पास कितने 9 रुपये, ऐसा है। अब बताओ आप 7 सालों में इसको ऐसा ऐसा अमोर्टाइज करोगे, ROUA को 7 सालों में डेप्रिशिएट करोगे। अगर लेसी इज रीजनेबली सर्टन, सर्टन विद व्हाट, दैट ही विल एक्सरसाइज फुल लीज टर्म, ऐसा है। अच्छा गौर तो सुनना, व्हाट इफ के लेसी पहले साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद का यार मैं लानत बेचता हूं, मैं 7 नहीं बल्कि 4 साल यूटिलाइज करूंगा। अब सर दिस इज कॉल्ड रीअसेसमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। क्या कहलाती है ये? अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ऐसा ये कॉपी करें, ऐसा है। सोलह नंबर का सवाल आया, एग्जामिनर ने सवाल दिया और उसमें सिर्फ एक्सटेंशन का पूछा कि क्या ये एक्सटेंडेड लीज टर्म लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। इसका जवाब क्या होना चाहिए? इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टन तो लीज टर्म आप बड़ा वाले लें, इफ लेसी इज नॉट रीजनेबली सर्टन तो फिर आप 4 साल पे लेके चलें। 16 नंबर का क्वेश्चन है। आप जब लीज के सवाल देखेंगे ना, लीज के सवाल मुश्किल नहीं है। मसला ये लीज में कॉन्सेप्ट छोटे 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 इतने सारे हैं IFRS 15 की तरह कि आपको वो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या रखने होंगे, याद रखने होंगे। ठीक है जी। भाई FAR 2 इज टेक्निकल, FAR 1 आसान है लेकिन आपका उस वक्त जहन नहीं बना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं FAR 2 में लोग पास बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट्स रह गए ना तो मुश्किल नहीं होता, सवाल फेल नहीं करता ये। अरे यार अली हसन, खैर है, कोई मसला नहीं। रीजनेबली सर्टन ना हो लेसी, लेसी का यार मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा या मैं नहीं करना चाहता इस एसेट को एक्सटेंड, तो फिर स्टैंडर्ड क्या कहता है? अब आप अपनी लीज लायबिलिटी को कैसे बुक करेंगे? 4 सालों में। तो क्या करेंगे सर? हम कहेंगे जी 50 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय क्या आता है? देखो ये 150, 200, 300, 400, 500 कितने कितना बेटा? 158.49, 5 कर दूं? अच्छा जी मुझे बताइए यार, 0 पे एंट्री, ROUA डेबिट कितने से? 158.5 और सर मेरे पास लीज लायबिलिटी 158.5 ऐसा। और ये लीज लायबिलिटी कितने सालों पे जाएगी? अब ये 4 साल पे 0 हो जाएगी। और ये आप घर पे जाके बना लेना, ठीक है जी, इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पक्का जी। बड़े जी ना हमारे पास आज 6, 6:15 तक क्लास है हमारी, ठीक है जी। हैं नमाज कौन सी? असर की। अच्छा तो मगरिब कितने बजे होती है? 6:15 बजे असर हो जाएगी ना, हो जाती है ना 6:15 असर। कितने लोग हैं 5 वक्त नमाज पढ़ दें यार? गुड यार, सलाम यार तुम लोगों पर यार। हैं हज़रत जिब्राइल ने जब अल्लाह से कहा था कि जन्नत दोज़ख जो आपने बनाई है, जन्नत तो बड़ी टाइट जगह है और दोज़ख से तो जो है वो फरिश्तों की भी जान जा रही है कि यार ये पता नहीं किस तरह की जगह है अंदर।
तो अल्लाह ताला ने कहा कि कौन सा इंसान है जो जन्नत नहीं जाना चाहेगा, कौन सी मखलूक है जो जन्नत नहीं जाना चाहेगी। हज़रत जिब्राइल ने कहा सब मखलूक जाएगी। तो फिर रास्ता बताया, रास्ते में 5 नमाज़ें थी। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, आप अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह को इल्म है कि इंसान के लिए चीज़ बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। कंसिस्टेंटली 5 वक्त नमाज़ पढ़ना बड़ी बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सिवाय अपने अब्बा के और 1-2 लोगों के, मैंने 5 वक्त कंसिस्टेंटली नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। मेरे अब्बा ने 40 रोज़ तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अल्लाह गिफ्ट देता है, जिस दिन उनकी 40 नमाज़ें पूरी हुई हैं 2 घंटे बाद उनका इंतकाल हुआ है। और वो जब जुम्मे की नमाज़ पे उनके 40 दिन पूरे हुए हैं और मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो ऐसे ही उन्होंने तंग करने के लिए मुझे ऐसी बात बोल दी। वैसे वो बड़े सीरियस इंसान थे। उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं 40 दिन तकबीर उल्ला से नमाज़ पढ़ी है। मैंने कहा हाँ, ये मैं सुना है, इस पर कोई नाम है। मेरा सीए का पहला लेवल, पहला मॉड्यूल नहीं, आपका जैसे पीआरसी है, मेरा ऐसा मंडे को पेपर है, जुम्मे के दिन मैं अब्बा के साथ बैठा हूँ। अब्बा ने कहा तुम्हें पता है मुझे अल्लाह ने क्या गिफ्ट दिया है। मैंने कहा अल्लाह ने गिफ्ट दिया, आपको बता भी दिया अल्लाह ने। तो मैं उनके साथ मस्ती कर रहा था। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने मौत का गिफ्ट दिया। आप सोचें यार आपकी क्या हालत होगी उस वक्त। मेरी तो बोलती बंद हो गई। मैंने कहा क्या हो गया आपको, ठीक ठाक तो हैं आप, अल्लाह खैर करेगा, ऐसी बातें क्यों करते हैं यार, पेपर है मेरा, आप टेंशन दे रहे हैं मुझे। तो बस उसके बाद मेरे अब्बा ने कोई बात नहीं की और विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स उनको अटैक आया और हम उनको अस्पताल ले गए, चलते फिरते वॉक करके। वो अंदर मतलब वो वहाँ से टैक्सी में गए, टैक्सी से वहाँ वॉक करके अंदर गए हॉस्पिटल और 20-25 मिनट में जो है वो हिसाब किताब ख़त्म। लेकिन उनका मैंने एंड देखा ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार जो बंदा लगा होता है ना पूरा टाइम अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह उसको मौत भी बड़ी खूबसूरत देता है। मेरे अब्बा ने पहले डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से नाम पूछा, उनके बाप का नाम पूछा। मैंने कहा यार क्या अभी डॉक्टरों को उंगलियां कर रहे हैं अब्बा। अब्बा ने बोला मैं इतने सिपारे मैंने घर में हिफ्ज़ किए हैं, ताजुद की नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है, छोड़ता नहीं हूँ मैं, ठीक है, मैं जब से मैंने होश संभाला है बालिग हुआ हूँ मैंने अपनी कोई बाजमात नमाज़ नहीं छोड़ी। अगर छूटी है तो मैं उसकी कज़ा पढ़ी है, मेरी नमाज़ें पूरी हैं। कलमा पढ़ के जा रहा हूँ तो मैं गवाह बना रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा नाम मैंने इसलिए पूछा कि क़यामत के दिन मैं ढूंढूंगा तुम्हें, अगर तुम नहीं मिले तो। मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है और मैं वैसे ही बड़े छोटे दिल का इंसान हूँ। तो अब अब्बा ने मेरी तरफ देखा, बोला भाई अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाएगा, ठीक है, अपनी कमर मजबूत रखना और लोगों का ग़ुलाम बनना। ये मेरे अब्बा के आखिरी अल्फाज हैं मेरे लिए। और उसके बाद मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, ठीक है जी। अम्मा का भी ऐसे ही हुआ है फजर के टाइम पे। तो ये जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ। 5 टाइम नमाज़ पढ़ना जमात के साथ यार बहुत मुश्किल काम है। तो हम तो घर पे ही पढ़ते हैं ना, हैं, यकीन करो बस। ये कभी कभी मुझे मिलता है मस्जिद में, ये वाला, हाँ, हर 5 टाइम जाते हो मस्जिद में? झूठ बोल रहे हो तुम, मैं मगरिब में आता हूँ तुम नहीं होते हो, हैं? अच्छा चलो जी, आ गया हो दोस्त। अच्छा ये सारा मामला हो गया ना। अब सुनो, क्या ऐसा हो सकता है कि लेसी को राइट हो लीज को अर्ली टर्मिनेट करने का? ये तो एक्सटेंशन हो गया ना। लेसी कहता है जी मुझे ऐसा राइट मिले कि मेरा दिल अगर नहीं कर रहा हो लीज कॉन्ट्रैक्ट को चलाने का तो मैं टर्मिनेट कर सकूं। ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, अब मैं यहां लिख रहा हूं क्या चीज, टर्मिनेशन ऑप्शन। अच्छा, टर्मिनेशन ऑप्शन में क्या है जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर मेरे पास ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5 लीज टर्म 5 साल की है। हम लेसी को कहते हैं भैया हर लीज के साल में आपने 50 रुपए का रेंटल देना है, 5 साल की लीज टर्म है। बट लेसी अगर आप चाहो ना तो आप तीसरे साल के एंड पे एग्जिट कर सकते हो विद और विदाउट पेनल्टीज। पेनल्टी भी लगा सकते हो और पेनल्टी नहीं भी हो सकती है, ऐसा है। लेसी को कहा गया कि जी आप चाहो तो 3 साल बाद लीज छोड़ के जा सकते हो।
आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट नहीं, आपके पास अथॉरिटी है। अब बताओ जी, अगर लेसी चाहे तो 3 साल पे छोड़ दे, अब बताओ मैं लीज टर्म को 5 साल रखूं या 3 साल रखूं? नहीं। अब अगेन लेसी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज टर्मिनेशन ऑप्शन। ऐसा अगर वो टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहेगा तो क्या होगा? हम 3 साल की लीज टर्म लेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 10%। और अगर वो सर रीजनेबली सर्टन नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? 5 साल ले लेंगे। ऐसा? तो अब बताएं जी, लीज टर्म है क्या? लीज टर्म क्या है? वो कहते हैं लीज टर्म वो पीरियड है जिसपे एसेट लीज पे जाएगा, प्लस एक्सटेंशन ऑप्शन इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज इट, माइनस टर्मिनेशन ऑप्शन इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज इट। ऐसा है? ये बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? ये कॉपी करें सर, शाबाश। ओ भाई, मैं ज़माने का करप्ट आदमी हूँ, अब्बा हमारे अलग थे, हम अलग है भाई। जी मेरा बच्चा, क्या चीज? देखो लेसर इसको कवर करता है ना। फिर लेसर कहता है अगर अर्ली टर्मिनेट करोगे तो मैं 50,000 रुपए की पेनल्टी ले लूंगा, तो फिर आप क्या करोगे? अच्छा, अब एक चीज और सुनना, व्हाट इफ के 3 साल पे अगर हम छोड़ रहे हो तो हमें 20,000 की पेनल्टी देनी हो, तो फिर वो पेनल्टी की अमाउंट यहाँ क्या होगी? ऐड होगी। ये पेनल्टी कब देनी है? 3 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3। ऐसा? अगर लेसी के जिम्मे कोई पेनल्टी है तो, अगर लेसी ने पूरा टर्म यूटिलाइज किया तो पेनल्टी नहीं देनी होगी, तो फिर क्या करेंगे? हम पावर 5 लगा देंगे और ये 20,000 वाला कंपोनेंट हटा देंगे। ऐसा है? अब बताएं जी, लेसर को अगर नुकसान होना होगा तो क्या कहेगा? पेनल्टी रख दो भाई इसकी। ऐसा? आमतौर पे ऐसा कब होता है? ऐसा किन 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 लीजेस के अंदर ऐसा होता है? मैं आज कर दूंगा बेटा फरीद जी। ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, खुदा के वास्ते इस 20,000 को एंड में आके पेनल्टी एक्सपेंस के तौर पे बुक नहीं करना। ये शुरू से अपनी लीज लाइबिलिटी में आपने डालना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लीज टर्म को अर्ली टर्मिनेट करेंगे, वी हैव टू पे दिस अमाउंट, और ये अमाउंट हमने देना है सर लेसर को, तो हम इसको आज से क्या करेंगे? अपनी लीज लाइबिलिटी का पार्ट बनाएंगे, आरओयू का पार्ट बनाएंगे। ऐसा? अच्छा, अब अगर आपको लग रहा हो कि लेसी जो है वो पूरे 5 साल यूटिलाइज करेगा, तो फिर आप क्या करें? 50 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर -5 विद नो पेनल्टी। ठीक है जी, बस ऐसा। जी मेरा बच्चा, बिफोर एग्रीमेंट, देखो मैं फिर एक बात बता दूं, आम तौर पे जब कोई ऐसी कंपनी एसेट लेती है ना जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत लेन देन होता है कि जी टेक्नोलॉजी अपडेट हुई तो एसेट बेकार हो जाएगा, और नहीं आई टेक्नोलॉजी तो चलता रहेगा, तो वहाँ लेसी क्या करता है? अर्ली टर्मिनेशन ऑप्शन रखता है अपने पास कि अगर भाई कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई मेरे लिए एसेट बेकार हो गया तो मैं लेके थोड़ी पालता रहूँगा, मैं क्या करूँगा? नया एसेट दे दो भाई, ये ले लो, नया मॉडल का दे दो लीज पे। ठीक है जी, हैं? वरना हाँ, अगर सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, गौर से सुनना, प्रैक्टिकली लेसी कुछ भी बोलता रहेगा तो अकाउंटिंग चेंज होती रहेगी, हैं? लेसी कहेगा जी मैं लीज टर्म 7 साल रख रहा हूँ, मैं तो पूरा टर्म यूटिलाइज करूँगा। आप देखें तो स्टैंडर्ड ने ऐसी इजाज़त दी हुई है उसको कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो करता धरता कौन है? लेसी है भाई, आप ही हो ना, आपने डिसाइड करना है। तो आप अपने हिसाब से आरओयूए भी बुक करो और लीज लायबिलिटी भी बुक करो। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना।
अब ये टर्म समझ लिया हमने, अब मैं इधर हेडिंग डाल रहा हूं, एक्सेप्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ IFRS 16। स्टैंडर्ड लेसी को कहता है तुमने हर हाल में IFRS 16 अप्लाई करना है, अनलेस के लीज क्या हो, शॉर्ट टर्म हो, अनलेस के लीज क्या हो, शॉर्ट टर्म हो, या अनलेस के लीज क्या हो, लो वैल्यू एसेट की लीज हो, ऐसा। अब मेरे बच्चों गौर से सुनना, शॉर्ट टर्म लीज क्या है? शॉर्ट टर्म लीज को स्टैंडर्ड कहता है जनाब, लीज विद अ टर्म ऑफ 12 months और लेस। अब बताओ ये 12 मंथ कैसे डिटरमिन होंगे? अगर लीज के अंदर एक्सटेंशन ऑप्शन अवेलेबल है कि लेसी चाहे तो लीज को क्या करे, एक्सटेंड करे, तो क्या एक्सटेंशन ऑप्शन हम देखेंगे हैं? शॉर्ट टर्म में जो टर्म है वो कैसे डिटरमिन होगी? सर याद रखना, अगर वो अवेल करना चाह रहा है तो फिर एक्सटेंडेड लीज टर्म को देखोगे, और अगर टर्मिनेशन ऑप्शन है और वो टर्मिनेट करना चाह रहा है तो आप अकॉर्डिंगली लीज टर्म देखोगे। लीज टर्म कितना होना चाहिए शॉर्ट टर्म लीज के लिए? 12 महीने इंक्लूसिव ऑफ एक्सटेंशन एंड टर्मिनेशन ऑप्शंस, ऐसा। अगर आपको लगता है कि वो एक्सटेंड करेगा लीज टर्म, 12 महीने से आगे चला जाएगा, तो शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। भले मेन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि लीज 8 महीने की है, लेसी चाहे तो इसको 6 महीने और एक्सटेंड कर सकता है, और लेसी इज रीजनेबली सर्टेन कि वो 6 महीने क्या करेगा, इसको एक्सटेंड करेगा, तो ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। लीज है 14 महीने की, बट लेसी इज रीजनेबली सर्टेन कि उसको टर्मिनेट कर देगा 11 महीने पे, टर्मिनेशन ऑप्शन अवेलेबल है, तो लीज टर्म कितनी होगी, 11 महीने, और ये क्या बन जाएगी, शॉर्ट टर्म लीज बन जाएगी। ये बात समझ आती है? तो शॉर्ट टर्म लीज में जो टर्म है ना, वो उसके अंदर आपने एक्सटेंशन ऑप्शन को भी देखना है और टर्मिनेशन ऑप्शन को भी देखना है, ऐसा है या नहीं। अभी इसके ऊपर हमने सवाल देखने, टेंशन क्यों ले रहे हो? ना, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। ये एक लीज है 14 महीने की, उसमें लेसी के पास ऑप्शन है कि वो 11 महीनों पे क्या कर सकता है, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, और लेसी को लगता है कि वो टर्मिनेट करेगा, तो तब ये शॉर्ट टर्म लीज है। और अगर उसको लगता है कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा तो फिर लीज 14 महीने की, शॉर्ट टर्म नहीं है, ऐसा। और अगर एक लीज है 8 महीने की और लेसी के पास ऑप्शन है कि वो इसको क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है मजीद 8 महीने, एंड लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल एक्सटेंड द लीज टर्म, तो क्या होगा फिर? आप सर 16 महीने की लीज ट्रीट करें शॉर्ट टर्म। इसका मतलब ये है कि भैया IFRS 16 अप्लाई करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है लीज टर्म पे, और लीज टर्म सर लंबी है या छोटी है, ये डिपेंड करता है लेसी के इंटेंशन पे, ऐसा। ये बात समझ आती है? इसका मतलब है लेसी पहले डिसाइड करेगा कि लीज टर्म क्या है, फिर हम चेक करेंगे कि लीज शॉर्ट टर्म है या नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म हुई लीज तो लेसी IFRS 16 अप्लाई नहीं करेगा, और अगर नहीं हुई तो उसको फिर अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा है मेरे बच्चों। अच्छा, ये याद रहेगा। अब देखो कितनी छोटी बारीक सी बात है, इधर उधर हो गई तो सवाल ख़राब हैं। मैं सब कुछ करके आया, एग्जामिनर ने 21 नंबर दिए, ऐसा है। बोर्ड पे देखना, ये भी सब कुछ आपको लिखा हुआ दे रहा हूँ मैं। पहले आपको अपने अल्फाज में लिखवा दूँ, फिर आपको लिखा हुआ दे रहा हूँ। यही 6 बाबू। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, लीज टर्म अगर 12 महीने या उससे कम है तो लेसी IFRS 16 अप्लाई अगर चाहे तो नहीं करेगा। अगर एक लीज 12 महीने से कम है और लेसी कह रहा है ऐसी की तैसी, मैं तो इसमें भी ROU और लीज लाइबिलिटी डालना चाहता हूँ, तो वो भी क्या कर सकता है, कर सकता है। इसका मतलब है भैया अगर लीज शॉर्ट टर्म हो तो लेसी के पास ऑप्शन है किस चीज़ की, तो अप्लाई करे IFRS 16 या नॉट टू अप्लाई IFRS 16, ऐसा।
मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी रिटन फॉर्म में दे रहा हूँ, रुक जाओ, लेकिन आप अपने अल्फाजों में इसको लिखते जाओ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ऐसा, ये बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा ही है। अब गौर तो सुनना दोस्त, प्यारे भाई, सारी चीज़ें छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। ये मैंने आपको बताया लीस्ट टर्म के बारे में, फिर मैंने आपको क्या बताया कि जी इसमें ऑप्शन है एलआईसी के पास कि वो चाहे तो इसके बावजूद कि लीस्ट टर्म 12 महीने से कम है वो क्या कर सकता है, IFRS 16 अप्लाई कर सकता है। तीसरी चीज़ परचेज ऑप्शन। बाज़ औक़ात लीज के एंड पे लेसी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो एसेट को क्या कर ले, ख़रीद ले। ऐसा है, जैसे ही लीज टर्म ख़त्म हो, लेसी को लेसर डे 1 से बता रहे थे, बेटा अगर तेरा दिल करे ना तो एसेट को क्या कर लेना, एंड में ख़रीद लेना, सस्ते दामों ख़रीदना या मार्केट वैल्यू पे ख़रीदना, ऑप्शन अवेलेबल हो लेसी के पास। स्टैंडर्ड कहता है अगर किसी लीज के अंदर ऑप्शन टू परचेज अवेलेबल है, वो कभी भी शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहलाएगी। वो शॉर्ट टर्म लीज, अगर ऑप्शन परचेज ऑप्शन अवेलेबल है, इट विल नेवर बी अ शॉर्ट टर्म लीज। मैं एग्जामिनर हूं ना, मैं तुम लोग की ऐसी हवा टाइट करूं, ठीक है जी, यही चीज डाल दूं परचेज ऑप्शन शॉर्ट टर्म लीज के अंदर। अब डाल दूं ना 12 महीने से कम की लीज और उसमें परचेज ऑप्शन डाल दूं। अब बताओ जी परचेज, अच्छा सुनो, परचेज क्या है, परचेज क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब है ऑप्शन किसके पास है, चाहे तो वो एक्सरसाइज करे चाहे तो ना करे। अगर वो रीजनेबली सर्टेन है कि नहीं करेगा एक्सरसाइज, सर स्टैंडर्ड कहते हैं फिर भी शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। यानी अब परचेज ऑप्शन की प्रेजेंस ही क्या करेगी, शॉर्ट टर्म लीज के एक्सेप्शन को खत्म कर देगी। ऐसा है किसके अंदर, अगर परचेज ऑप्शन मौजूद है IFRS 16 लाजमी अप्लाई होगा, कहानी खत्म, क्योंकि फिर शॉर्ट टर्म लीज रहेगी नहीं, कहलाएगी नहीं। ऐसा खत्म, फिर आपने IFRS 16 अप्लाई करना है भाई हर हाल में, इफ परचेज ऑप्शन इज इवन प्रेजेंट। ठीक है जी। अब मैं जब ये लिखा हुआ दूंगा ना तो आपको बारीक चीजें याद करने में आसानी होगी। मैं पहले रूल्स बता दूं सारे, फिर मैं आपको लिखा हुआ दे रहा हूं। ठीक है जी, हैं देखो मैं अभी आपको जो आगे के रूल बता रहा हूं ना, मुझे लग रहा है आप रो पड़ोगे आज की क्लास में, रुक जाओ। और मैं आपको बता दूं ये लीज का वो हिस्सा है जो कम है, अभी लेसर की अकाउंटिंग है जी। किताबों में नहीं है ना, परचेज ऑप्शन है ना, परचेज थोड़ी किया उसने अभी तक, ऑप्शन है ना खाली उसके पास। ऐसा है, रीजनेबली सर्टेन भी वो खरीदा थोड़ी है उसने अभी तक, खरीदेगा तब उसको अपने पास रिकॉर्ड करेगा ना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कितने पॉइंट्स हो गए शॉर्ट टर्म में, 3 पॉइंट्स हो गए। अब आगे आओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, ये सारा वो आइटम है जो MCQs में टेस्ट होता है। ठीक है जी, ये सारी वो चीज़ें जो आपकी किताब में लिखी हैं और थूकता भी नहीं है कोई इसके ऊपर। ठीक है जी, वो कहता है ना इन्फॉर्मेशन नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, ये ब्लेसिंग है, पता ही नहीं है। बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, इतना मैं आपको बता दूं, आप मुझे पढ़ाने दे दो ना तरीके से, और जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ के चले जाओ ना, एक सवाल भी पेपर में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ, अपनी एक गलती एडमिट कर रहा हूँ। 2 अटेम्प्ट पहले रखना, मेरे पास मेरे पोर्टल के ऊपर ना FIR 2 के लेक्चर्स पड़े हुए थे। एक पास पेपर, हर टॉपिक में 4-5 पास पेपर्स होंगे, पूरे नहीं सॉल्व किए मैंने, मतलब मुझे करवाने चाहिए थे 8-10, लेकिन यकीन करो उसका पास रेट भी आप उठा के देखो ना, बहुत ज़्यादा पास रेट है उन लेक्चर्स का भी। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम उसको बीफ अप किया है, उसमें चीज़ें और डाली हैं, इस दफ़ा उसमें और चीज़ें डालेंगे। लेकिन आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स भी कवर करके चले जाए ना, ये मैं आपको FIR 2 के हवाले से तो कह सकता हूँ, आप एक पास पेपर ना करें ना, जो करा रहा हूँ ना करके चले जाओ ना, आप तब भी पास हो जाओगे। लेकिन आप कॉन्सेप्ट पूरे करके जाएँ फिर। ठीक है जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा करके जाओ। ठीक है जी, बोर्ड पे देखिएगा। चौथी चीज़, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। एक बात बताओ, गौर से सुनना, ये क्लास ऑफ एसेट क्या होता है भाई? इस कमरे में कुर्सी भी पड़ी है, इस कमरे के अंदर से दरवाजे भी लगे हुए हैं, इस कमरे के अंदर ये वाली कुर्सी, फॉर्म वाली कुर्सी भी पड़ी है, टेबल भी पड़ा है। हम इस सबको क्या कहते हैं?
फर्नीचर, क्या कहते हैं, फर्नीचर, ठीक है जी। इस पर्टिकुलर जो है वो क्लास के अंदर ये टीवी भी लगा है, ये लाइटें भी लगी हैं, ये वाली लाइट भी लगी है, कैमरा भी लगा है, ये क्या है, ये सर हमारे पास सर इक्विपमेंट है, तो ये क्लास ऑफ एसेट्स हैं। ऐसा और तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सर मेरे पास कंपनी के अंदर ना अच्छे तरीके से सुनना, मैंने ना 4 एसेट लीज पे लिए। कौन से एसेट्स, 4 एसेट्स लीज पे लिए, एसेट ए, एसेट बी, एसेट सी, एसेट डी, ठीक है जी। ये चारों के चारों एसेट ए क्लास में हैं। किसमें, ए क्लास में। ये सारे के सारे हैं व्हीकल्स, ये मैंने लीज पे लिए चारों। ये मैंने लिया 6 साल के लिए, ये मैंने लिया है 6 महीने के लिए, ये मैंने लिया 7 महीने के लिए, ये मैंने लिया है 10 साल के लिए। मुझे बताओ सर, ये लीज पे लिए 10-10 साल के लिए, 10 साल 6 महीने 7 महीने 6 साल। मुझे बताओ ये इस पे IFRS 16 अप्लाई करना है, क्यों सर, शॉर्ट टर्म तो है ही नहीं ना, ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, नहीं नहीं इसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये क्या है जी, कंपलसरी, कंपलसरी। ऐसा ये वाला, ये IFRS 16 कंपलसरी अप्लाई करना है आपने। ऐसा अब बताओ, ये 2 लीजेज हैं, इनको मैं शॉर्ट टर्म कह सकता हूं, हाँ। अब बताओ इन 2 लीजेस पे मेरी मर्जी IFRS 16 अप्लाई करूं, मेरी मर्जी IFRS 16 अप्लाई ना करूं, मेरी मर्जी है ना भाई, यही पढ़ा है ना आपने पॉइंट नंबर 2 में यार, कि शॉर्ट टर्म लीज हो, आपकी मर्जी, IFRS 16 अप्लाई करना है करें, नहीं करना है ना करें। मैं सोच रहा हूं कि इस वाले पे, किस वाले पे, ये 6 महीने वाले पे मैं IFRS 16 अप्लाई ना करूं, और इस 7 महीने वाले पे मैं IFRS 16 अप्लाई करूं, ये अलाउड है। स्टैंडर्ड कहता है शॉर्ट टर्म की एक्सेप्शन इंटायर क्लास पे अलाउ होती है, या तो एक क्लास में मौजूद इंटायर एसेट्स, कौन से एसेट्स, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो सब के सब पे या तो IFRS 16 अप्लाई होगा या IFRS 16 अप्लाई नहीं करना। ये नहीं कर सकते कि एक क्लास के अंदर एक शॉर्ट टर्म लीज है, उसको IFRS 16 में रखा आपने, और एक शॉर्ट टर्म लीज है, उसको IFRS 16 में नहीं रखा आपने। ये नहीं करना आपने। एक क्लास के अंदर मौजूद सारी शॉर्ट टर्म लीजेस का एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। आइदर सारी शॉर्ट टर्म लीजेस को आप IFRS 16 से बाहर ले जाएं, और सारी IFRS 16 को आप, सारी शॉर्ट टर्म लीजेस को आप क्या करें, IFRS 16 के अंदर रखें, लेकिन ट्रीटमेंट क्या होगा, अच्छा मुझे बताएं, क्या स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि एक क्लास में मौजूद सारी लीजेस की एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? नहीं, स्टैंडर्ड कह रहा है एक क्लास में मौजूद सारी शॉर्ट टर्म लीजेस का एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। कौन सी लीजेस का, मुझे बताएं, इसमें कितनी शॉर्ट टर्म लीजेस हैं? 2। इस पे आपके पास ऑप्शन है ना, इधर IFRS 16 से बाहर निकल जाए या अंदर रहें। वो कह रहा है भाई अगर आपने IFRS 16 में रहना है, दोनों का IFRS 16 में डालें, और बाहर निकलना है तो दोनों से बाहर निकलें फिर आप। ऐसा अब यार, अभी डिफरेंट क्लास में तो फिर बात ही अलग है ना। एक व्हीकल, एक मेरे पास ये वाली लाइट है, दोनों शॉर्ट टर्म है, तो एक पे आप IFRS 16 अप्लाई कर दो, एक पे ना करो। ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा यहाँ लिख दूं मैं जनाब, IFRS 16 की एक सभी, अभी मैं आपको लिखा हुआ दे देता हूँ, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म लीजेस, शॉर्ट टर्म की एक्सेप्शन इज अलाउड ऑन क्लास टू क्लास बेसिस। यार ये एक दफ़ा जब रूल पढ़ लोगे ना, फिर तुम्हें लगेगा कुछ भी नहीं है, आसान है सारी चीज़ें। पढ़ रहे हो ना तो एक साथ सारी चीज़ें आ रही हैं तुम्हें, इसलिए जो है वो भारी लग रहा है, कोई भारी वारी नहीं है। ऐसा है, कितनी हो गई जनाब हमारे पास शॉर्ट टर्म में? 4 चीज़ें होंगे। ऐसा अब बताओ लीज टर्म क्या है? टाइम भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है। ऐसा अगर टाइम है तो एक्सटेंशन ऑप्शन भी है और टर्मिनेशन ऑप्शन भी है, और आपने अकॉर्डिंगली लीज लायबिलिटीज या लीज टर्म सेट करना है अगर आप रीजनेबली सर्टन हो इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने में। ऐसा शॉर्ट टर्म लीज क्या है जी? वो लीज जिसमें 12 महीने या इससे कम का टाइम हो और परचेज ऑप्शन अवेलेबल ना हो। ऐसा, और शॉर्ट टर्म लीज अगर है तो आप चाहो तो IFRS 16 अप्लाई करो या ना करो, लेकिन ये एक्सेप्शन एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर अवेलेबल है। ऐसा बोर्ड पे देखिएगा, लो वैल्यू एसेट की लीज क्या है जी? गौर से सुनना मेरे बच्चों, स्टैंडर्ड कहता है लो वैल्यू का मतलब है $5,000 या उससे कम का एसेट। किसका?
$5,000 और लेस। अगर इससे कम का एसेट है तो ऐसे एसेट की लीज को हम क्या कहेंगे? लो वैल्यू लीज। ऐसा अगर लो वैल्यू लीज है तो लेसी क्या कर सकता है? चाहे तो IFRS 16 अप्लाई करे, चाहे तो ना करे। इसका मतलब एक पॉइंट तो ये आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? मे और मे नॉट अप्लाई IFRS 16। ऐसा है मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखना। बिल्कुल बताया ना, शॉर्ट टर्म में भी एक्सटेंशन और टर्मिनेशन दोनों को देखना है। बोर्ड पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तीसरी चीज बोर्ड पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सर एक गाड़ी थी $10,000 की। कितने की? ये लॉन्च हुई थी 2012 में। कितने में? 2012 में ये क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। $10,000 की थी। एक बंदे ने खरीदी, दूसरे को बेची, दूसरे तीसरे को बेची, चलाते रहे 2025 आ गया। 2025 में इस एसेट की फेयर वैल्यू रह गई $2,000। क्या ये व्हीकल एक नया व्हीकल है? नहीं सर, कोई 13 साल चला हुआ व्हीकल है। कितनी अमाउंट होगा इसकी? फेयर वैल्यू कितनी है? अब ये मैंने लीज पे ली, मैं लेसी हूं। कितने $1,000 का एसेट है? क्या ये लो वैल्यू है? स्टैंडर्ड कहता है नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है भैया $5,000 की जो थ्रेशोल्ड है ना, वो है जब ये एसेट नया था। इसका मतलब है अगर एक एसेट नया था और उस वक्त वो $5,000 से ऊपर का था तो जिंदगी भर वो कभी लो वैल्यू एसेट नहीं बनेगा। ऐसा है या नहीं? तो इसका मतलब है भैया जब एक एसेट नया है, उस कंडीशन में अगर $5,000 से ऊपर का है तो याद रखिएगा फिर कभी जिंदगी में भी वो लो वैल्यू नहीं बनेगा। ऐसा है। स्टैंडर्ड नहीं चाहता कि बड़े एसेट्स की लीज क्या हो जाए, लो वैल्यू लीज डिक्लेयर हो जाए। स्टैंडर्ड चाहता है ऐसे कुर्सी, टेबल और फर्नीचर टाइप की जो लीज है ना, ये लो वैल्यू में आए। ठीक है जी। बड़े बड़े एसेट्स इवन जिंदगी के लेटर पार्ट में भी लो वैल्यू में क्लासिफाई ना हो। बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चौथी चीज, बस करते हैं, 2 रूल्स और पढ़ते हैं, फिर आप फट जाओगे ऐसे ठक करके। मैं पता, रुक जाओ। सारी चीज़ें आप लोग भेजे में डालनी है, लेकिन मैं ये अमानत समझता हूँ कि सारी चीज़ें पढ़ाऊँ। अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा तो आप किताब में पढ़ोगे, आप कहोगे यार पेल दिया इसने, भाई सही नहीं पढ़ाया। ठीक है जी। बोर्ड पे देखो, ऐसे बोलते हैं। बोर्ड पे देखना दोस्त। मुझे एक बात बताएं, अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना प्यारे भाई। एक है मिस्टर ए या कंपनी ए, एक है कंपनी बी। कंपनी बी के पास एसेट्स मौजूद हैं $6,000 के। कितने के? और बी के पास मौजूद है $600 बिलियन के। कौन सी कंपनी बड़ी है? बी थोड़ी सी बड़ी है। ऐसा? अच्छा, बोर्ड पे देखना। 2000 में लो वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जब वो जवान था तो उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी थी? $10,000। तो अगर जवान में वो $10,000 का है तो कभी जिंदगी में भी वो लो वैल्यू नहीं होगा। अब सुनना, इसने एक एसेट लीज पे लिया और उसकी वैल्यू है, गौर से सुनना, से $4,000। कितने? $4,000। इसने भी एक एसेट लीज पे लिया जिसकी वैल्यू कितनी है? $4,000। अब मुझे एक बात बताएं, कंपनी ए के लिए $4,000 वाला एसेट ऑलमोस्ट उसकी आधी कंपनी के बराबर है, और कंपनी बी के लिए नाखून में बसे हुए मैल के, पाँव के, मट्टी के भी बराबर नहीं है। तो मुझे बताओ किसके लिए लो वैल्यू और किसके लिए नहीं है? ये दोनों के लिए लो वैल्यू है। स्टैंडर्ड कहता है ये जो अमाउंट है ना $5,000 की, एब्सोल्यूट अमाउंट है। इसको कंपनी के बिजनेस के साथ रिलेट नहीं करना, नेचर के साथ रिलेट नहीं करना। ये नहीं देखना कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए भी $5,000 लो वैल्यू है और एक इतनी सी कंपनी के लिए $5,000 जो है लो वैल्यू। हाँ, दोनों के लिए लो वैल्यू है। ये भाई देखो, क्राइटेरिया उन्होंने रखा था, एक एब्सोल्यूट क्राइटेरिया। ठीक है जी, कि हम नहीं चाहते कि बड़े एसेट्स की जो है वो लीज क्या हो, लो वैल्यू हो, तो वो कभी भी नहीं चाहते। और वो ये भी नहीं चाहते कि एक बंदा बहाना बनाए
कि जी मैं तो जी बिलियन डॉलर कंपनी हूं तो मेरे लिए मिलियन डॉलर क्या है, लो वैल्यू। उन्होंने कहा नहीं, ये क्राइटेरिया हमने रिलेट करके नहीं रखा है। हमने ये नहीं रखा कि मटीरियल और नॉन मटीरियल, हमने क्या रखा है, लो वैल्यू इज $5,000। ठीक है जी, पक्का। ये कॉपी करें तो मैं आपको इसकी थ्योरी नरेशन में दूं अभी। अच्छा, अब एक चीज़ बच्चे ने पूछी है कि व्हाट इफ के एक एसेट ऐसा हो जिसकी इनिशियल फेयर वैल्यू जो है वो 4,000 और बाद में बढ़ जाए। स्टैंडर्ड की क्लियर कट वर्डिंग्स क्या है, न्यू जब था ना, नया जब था, उस वक्त अगर वो $5,000 से ऊपर है वो कभी पूरी जिंदगी में लो वैल्यू नहीं बनेगा। ठीक है जी, डॉलर था एक एसेट जब नया था और बाद में उसकी वैल्यू बढ़ गई तो वो चाहे तो उसको बाद में लो वैल्यू पे आप अगर उसकी लीज करते हुए 5,000 वैल्यू है, उससे कम है, वो लो वैल्यू पे जा सकता है। अच्छा जी सर, ये मेरे पास ज़रा शॉर्ट टर्म का हिसाब किताब, बोर्ड पे देखिएगा। बोर्ड, अच्छा ये एक छोटी सी चीज़ और बता दूं इसमें एक सेकंड रुक जाओ, 5वां और फिर लिख देना उसके बाद। ठीक, बोर्ड पे देखो चंदा प्यारे सर, एक क्लास है ये, ठीक है जी, इस क्लास में 4 लीजेज हैं। ये लो वैल्यू है, ये भी लो वैल्यू है, ये हाई वैल्यू है, ये भी हाई वैल्यू है। मैं चाह रहा हूं इस पूरी क्लास में इसको इस पे मैं IFRS 16 अप्लाई करूं, इस पे मैं IFRS 16 अप्लाई ना करूं। ऐसा हो सकता है? हाँ सर, ऐसा हो सकता है, क्योंकि लो वैल्यू की एक्सेप्शन लीज टू लीज बेसिस पे है। ऐसा है? ये किस पे? आप यकीन करो इसकी इतनी ज़बरदस्त लॉजिक है, लेकिन जब आप सब लीज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तब आप पढ़ोगे। ठीक है जी, कि इसमें क्यों एसेट, स्टैंडर्ड ने एसेट टू एसेट अलाउ किया हुआ है और उसके अंदर जो है वो क्लास टू क्लास अलाउ किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF बन गई अब। ठीक है जी, रुक जाओ अभी। हाँ जी, कल मैं ये सारी चीज़ें सुनूंगा बेटा आपसे। हाँ बिल्कुल, एट द टाइम ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन अब आगे जो है ना वो इस पे सवालात हैं अब आगे। रुक जा भाई, ड्राइव नहीं अभी, पहले काम। प्यारे भाई अब मुझे बताओ, आपको मैंने क्या यही पढ़ाया? रुक तो जाओ, मुझे बताएं लीज क्या है जी, शॉर्ट टर्म लीज क्या है? अ लीज विद अ टर्म ऑफ ना 12 मंथ्स और लेस, 12 महीने भी शॉर्ट टर्म है, विदाउट परचेज ऑप्शन। ये स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स है। ठीक है, फिर लो वैल्यू क्या है? लीज वेयर द अंडरलाइंग एसेट व्हेन न्यू इज ऑफ लो वैल्यू। लो वैल्यू स्टैंडर्ड में डिफाइंड नहीं है। कितने की है लो वैल्यू? स्टैंडर्ड में डिफाइंड नहीं है, तो फिर कहाँ डिफाइंड है? 5,000 कहाँ से आया? नहीं, ये रॉकेट, टोटल रॉकेट। जब स्टैंडर्ड बन गया ना और स्टैंडर्ड उन्होंने एक्सपोजर ड्राफ्ट दिया आवाम को कि जी हम ये स्टैंडर्ड लेकर आए, तो लो वैल्यू को लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, लो वैल्यू की अमाउंट नहीं पता चली, तो डेलॉयट ने ISB को एक लेटर लिखा, डेलॉयट जो फर्म है, इसने कहा जी आपने जो लो वैल्यू का क्राइटेरिया रखा है इस पर कोई अमाउंट देना चाहेंगे आप? उसने कहा जी हम अमाउंट तो कोट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जहन में ये था उस वक्त कि $5,000 का एसेट क्या है? लो वैल्यू। उन्होंने फिर ये चीज़ बेसिस ऑफ कंक्लूजन, जो स्टैंडर्ड की बेसिस ऑफ कंक्लूजन होती है ना, स्टैंडर्ड के बाद कुछ पैरा होते हैं कि ये रूल क्यों बना, ये रूल क्यों बना, ये रूल क्यों बना, उन्होंने वहाँ जाके लिख दिया $5,000। ठीक है जी, क्या ये $5,000 की नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है? हाँ, आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, क्या पेपर में $5,000 आएगा? नहीं, लेकिन हाँ MCQs में ज़रूर आएगा $5,000। ठीक है जी, ये दिमाग में रखना, क्योंकि अब पाकिस्तान में आप लोकल करेंसी में काम करते हो ना मनुसों, $5,000 को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां देख लो, नहीं रुक जाओ, अच्छा सुनो डेफिनेशन क्या जी लो वैल्यू की? सुनो, वैल्यू ऑफ एन एसेट व्हेन न्यू इज अप्रोक्सीमेटली $5,000 और लेस। असेसमेंट इज बेस्ड ऑन इनिशियल वैल्यू रिगार्डिंग दी कंडीशन और एज, यानी पुराना भी हो जाए एसेट तो भी हमारे लिए नए के तौर पे देखना है। अच्छा जी,
अब बताओ लो वैल्यू की एक्सेप्शन किसके ऊपर है? लेसी मे नॉट इलेक्ट टू अप्लाई IFRS 16 टू सच लीज। लेसी चाहे तो IFRS 16 अप्लाई ना करे लो वैल्यू लीज पे, ठीक है जी। कैन बी अप्लाइड ऑन लीज बाय लीज बेसिस, क्या मतलब? आप ये एक्सेप्शन जो है वो लीज बाय लीज बेसिस पे ऑप्ट कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि आपको पूरे की पूरी क्लास के लिए लो वैल्यू के लिए एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक क्लास में मौजूद लो वैल्यू लीज जो है वो अगर 4 हैं तो चारों की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? इंडिपेंडेंट हो सकती है। एक IFRS 16 पे चले, दूसरा ना चले, लेसी की मर्जी है। फिर लेसी साइज फाइनेंशियल कंडीशन इज इररेलेवेंट, ठीक है जी। असेसमेंट इज एब्सोल्यूट, ऐसा है। अच्छा जी, टिपिकल एग्जांपल्स क्या है? टेबल, स्मॉल प्रिंटर्स, फोन्स, ऑफिस चेयर्स, इसकी लीज क्या है? लो वैल्यू। फिर कार्स, लार्ज सर्वर्स, लार्ज फोटोकॉपियर्स, इनकी लीज आम तौर पे लो वैल्यू नहीं होती, ऐसा है। आगे बढ़ो मेरे बच्चों, ये थ्योरी में बिल्कुल आ सकता है भाई। मैं फिर बता दूं, ये आपके ये प्रिंटेड मैंने जो मटेरियल दिया ना भाई, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है जी। ऐसा मजा आए ना कि ये आ जाए पेपर में और आप वहां पर क्या देख रहे हो यार? ये शॉर्ट टर्म वाले की भी मैंने इस तरह बनाई थी, रुक जाओ हैं। अच्छा चलो कल देखते हैं इसको, बस ये याद करके आ जाना, मैं कल इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करूँ। मैं अभी कर देता हूँ टाइम। प्यारे बच्चों, आज घर जाके आपने थोड़ा सा हैं, कल भैया हम इस पर सवालात करेंगे। सर ये जो क्लास ऑफ एसिड वाला सीन है जो आपने बताया अभी, इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म लीज वाला है, इसके अंदर ये अप्लाई नहीं, इस तरह नहीं है जैसे शॉर्ट टर्म लीज जो है ना वो अगर आपने एक IFRS 16 से बाहर ले गए ना तो उस क्लास के सारे शॉर्ट टर्म लीज को बाहर ले जाना पड़ेगा। लेकिन जो लो वैल्यू वाला है उसके लिए ये उसके लिए नहीं, उसके लिए एसिड टू एसिड है, ठीक है जी। बिजनेस लॉ देना भाई, बिजनेस लॉ जरूर देना अली भाई, बिजनेस लॉ जरूर देना।